आज आपके 4-5 सहाफी डुगडुगी बजा रहे हैं, सो कॉल्ड सहाफी, जिन्होंने अल्लाह माफ कर दे सहाफत का नाम बदनाम किया हुआ है, कि दोस्त ममालिक कह रहे हैं कि नवाज शरीफ चाहिए। क्यों? तुम्हारा अब्बा है वो जिसने तुम्हें कान में आके बोला कि हमें नवाज शरीफ चाहिए? और दोस्त ममालिक का क्या जाए? आज आप ईरान को देखें, उन्होंने अपने फ्रीज डॉलर्स भी उन्होंने अनफ्रीज करवा लिए। वो होती है कौमें। टर्की को देखें, वो होती है कौमें। इन लोगों की तरह थोड़ी कि यू यू करते हुए जी सर इसको भी तो जी सर उसको भी, तो 25 करोड़ हम का दफा करें, हमें बहा दे, मार दे एटम बम हमें। ये मुल्क है, तजर्बागाह तो नहीं है कि आपने पकड़ के किसी वजीर आजम को तो 5 साल पूरे करने दे दें। और अगर वो हुकूमत गिरा ही दी गई थी तो फिर रात को 12 बजे अदालतें क्यों खुलवाई गई? आप सहूलतकारी भी करो, हम अपने बंदे भी मरवाएंगे आप लोगों के हाथों, लेकिन हम अपने इतनी आई एम सॉरी मुर्दा दिल और बेगैरत लोग हैं हम लोग। लेकिन हम तुझे आटा भी देंगे, हम तुम्हें चीनी भी देंगे, हम तुम्हें खाद भी देंगे, और पान छालिया में छुपाकर आपको हम डॉलर भी देंगे। अरे वो किसी माँ का बेटा तो था, वो सहाफी था या नहीं था? वो इस शहर का बाशिंदा था, जो उस वक्त हुक्मरान था। उसकी उसकी राया थी वो, उसके बारे में सवाल होगा। उसको इतनी बेदर्दी से मार दिया इमरान रियाज, उसको बोलना पसंद नहीं था ना। उसकी छोटी बच्चियों को क्या कसूर? जैसे वो जैनब कत्ल केस में उसका जो कातिल था वो पहली सफ में नमाज जनाजा अदा कर रहा था। ये कातिल है हम लोगों के। इसाक डार साहब का ट्विटर देख ले आप, रोज एक आयत वो ट्वीट करते हैं, ए ईमान वालों सब्र करो। एक गाली निकलती है मुंह से कि तुम लूट के वहां पर बैठे हुए, तुम्हारे बच्चों के प्लाजे, तुम लोगों का एक एक वो जो कहते हैं ना लिबास से किसी गरीब का साल साल तक का घर चल सकता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी के आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूँ। इस वक्त की सबसे मशहूर सियासतदान सायरा बानो मेरे साथ मौजूद है। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म था कि कोई भी इदारा, कोई भी स्टेट, कोई भी एजेंसी परवेज इलाही को अरेस्ट ना करे। पुलिस को ये कहा कि अपनी सिक्योरिटी में घर पहुंचा कर आए। और अभी ये खबर आई है उसके कुछ ही देर के बाद कि इस्लामाबाद पुलिस ने परवेज इलाही को दोबारा से अरेस्ट कर लिया है 3 MPO के तहत। देखिए, ये तो फिर अदालत को एक्शन लेना चाहिए था ना, कि उनके किसी भी हुक्म पे, फैसले पे अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। ये तो क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसमें हम सियासतदानों की भी गलतियां हैं कि इदारों को आपस में भिड़ा दिया। लेकिन अदालत को इसको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन एक्शन कैसे ले सकते हैं? अगर आपने 3-4 माह पहले देखा हो तो उस वक्त एक जज ने बहुत आंखों में आंसू भर के असद उमर साहब से कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, आपकी जान छूट जाएगी। जब जज इस किस्म के, और दुआ कीजिए, हम्म। बर्दाश्त कीजिए, जब भी इस किस्म के फिक्रे आपको अदलिया से सुनने को मिले तो फिर अदलिया की जो हुक्मनामे हैं उनको ऐसे ही हवा में उड़ाया जाएगा। लेकिन ये कि उनको सोचना चाहिए कि अदालत का, एक गरीब आदमी तो अगर वो करे तो फौरन तौहीन अदालत या गर्दन पतली होती है ना। जी। तो ये कौन है जो उनका हुक्म हवा में उड़ा रहा है? कि उन्होंने पहले अली मोहम्मद के लिए कहा, फिर उसके बाद शहरयार आफरीदी के लिए कहा, और ऐसे 4-5 का नाम है, तो वो फिर उनको गिरफ्तार कर लीजिए। ये तो उनके लिए लम्हा फिक्री है। अब इस पे आप, ये मैं क्या बहस कर सकते हैं? मैम, एहतजाज पूरे मुल्क में हो रहा है, अवाम सड़कों पर है, गली मोहल्लों में एहतजाज है बिजली के बिल्स के ऊपर। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह कहा है कि कोई ज्यादा बड़ा मसला नहीं है, बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। बात ऐसी नहीं है कि शटर डाउन की तरफ चली जाए। उनको ऐसे लगता होगा, जाहिर है। अब जो अपनी, जहां उनका ऑफिस या उनकी रिहाइश है, वहां से खिड़की में देखें तो बहुत खूबसूरत नजारे हैं। सामने मरगला की पहाड़ी है, हवाएं चल रही होती हैं, कभी कभी अब्रे बारह भी, रहमत बरस रही होती है। तो जिन्होंने भूख सिर्फ किताबों में पढ़ी हुई हो और जो बाकी चीजें सुनी हुई हो, तो उनके लिए ये बयान बहुत आसान है देना। और जो बचपन में सुनते थे कि एक मलिका ने लोगों के एहतजाज पे कहा था कि अगर ब्रेड नहीं है तो ये केक क्यों नहीं खाते, तो हम समझते थे शायद मजाक है। लेकिन वो तो उसके बाद उन कौमों ने अपने आप को सुधार लिया। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ वो लोग हैं कि वो कहते हैं कि रोम जल रहा था और नीरू बांसुरी बजा रहा था। इनकी ये बातें मंतक से बाहर है कि आप कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम नमक पाशी ना करें। आप मरहम नहीं रख सकते तो नमक ना आप वो करें। कि जो गरीब लोग यहाँ पर खुदकुशी कर रहे हैं, इतना है नहीं जितना दिखाया जा रहा है। आप उनसे पूछें कि 9 तारीख से पहले
तो आप सब कमेटीज में बैठ के बहुत बढ़ चढ़ कर बात करते होते थे। और जो सेकंड नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग थी, मोहित यूसुफ साहब ने हेड की थी, उसमें तो सबसे ज्यादा बोले थे। और मैं उस वक्त इनसे बहुत मुतासिर हुई थी कि ये बंदा एक बाप पार्टी बलोचिस्तान, एक वो कहते हैं ना कि उनसे इनकी ऐसी सोच और ऐसी बात, पता है इक़्तिदार में आते हुए क्या होता है, वो सेल निकल जाता है, चिप बदली जाती है, क्या होता है कि आपको सब कुछ अच्छा दिखना शुरू हो जाता है। और जब आप इक़्तिदार में नहीं होते तो आपको सारे मसाइल नजर आते हैं। क्या कह सकती हूँ, अफसोस ही कर सकती हूँ। अवामी सियासतदान है आप, और आजकल गुज़िश्ता 16 माह से बल्कि आपसे ज्यादा अवाम की नुमाइंदगी किसी ने नहीं की। हर तरफ अवाम की आवाज सुनाई देती है। अवाम इस वक्त गरीब तो गरीब, अपर मिडिल क्लास भी सड़कों पर है। वो भी इस वक्त उसको लाले पड़े हैं कि वो किस तरह से सरवाइव करेगा। तो मुल्क किस तरफ ज्यादा देख रही हैं आप? सुनिए, अभी तो कोई सिम्त पता ही नहीं चल रही कि हम जा किस डायरेक्शन में रहे। वो कह रहे हैं ना कि बस ऐसे घूमे जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता कहीं टक्कर ना खा जाए हम लोग। और बाकी ये कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब तो वो जो कहते हैं ना मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, गरीब बेचारे को तो आप छोड़ देना, उनसे तो हमने जीने का हक वैसे ही छीन चुके हैं। अब उन लोगों के लिए भी ये मुश्किल हो रही है। और मजे की बात यह है कि जो इन मसनदों पर बैठे हुए हैं, वो भी बेबस हैं, वो भी अ, कुछ भी नहीं कर पा रहे। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि कहाँ जाएंगे। अभी सुना है कि ये जुलाई के बिल थे जो अगस्त में आए, और अब अगर कहा जा रहा है कि जो सितंबर है वो सितमगर होगा। अब और कितने सितम सहेंगे हम। अभी वो कहते हैं ना कि एहतजाज ये कर रहे थे बिजली के बिलों पे। वो कहते हैं ना कि नमाजें बख्शवाने गए थे, रोजे गले पड़ गए, उसका एहतजाज कर रहे थे। और रात उन्होंने वो पेट्रोल बम, मतलब कहीं से भी इनके दिमाग में ये बात आती है। ये कुछ लोगों को, वो भी जो इन्हीं के आसपास बैठे इशराफिया से जुड़े हुए लोग हैं, जो इनको मॉल्स में या ये मर्रात इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। मुल्क की आबादी तो बहुत गरीब लोगों पर मुश्तमिल है। ये कैसे ऐसे समझ सकते हैं। आई एम सॉरी, मैंने लंबी बात कर दी। कि मैं हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा सा ये चेंजिंग कर दीजिए। जिस वक्त मैं अपनी कमेटीज वगैरह में भी बात करती थी, ये कैसे हो सकता है कि एक V8 वीगो और ये जो डाले वाले जो 8-8 करोड़ की गाड़ियां रख के बैठे हुए, वो भी 300 का पेट्रोल डलवा रहे हैं। और जिस बेचारे के पास टूटी फूटी 25,000 रुपए की बाइक है, वो भी 300 का पेट्रोल डलवा रहे हैं। बी8 खुदारा रहम करे। जी। बी8 वाले फ्री भी दिलवा रहे हैं पेट्रोल। हाँ, मोस्टली उनका फ्री होता है, किसी और ने भरवा दिया अपनी जेब से तो जाते नहीं है। लेकिन ये दोहरा, कहते हैं ना दोहरा निजाम, हम्म। खुदा के लिए इसमें ये लाइन खींच दीजिए आप। लेकिन कोई हल, क्या मैं बताऊं आपको। सोलह मैं तो हूं नहीं इक़्तिदार में। जी, 16-17 महीने पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, आपकी जमात भी उस हुकूमत का हिस्सा थी। इमरान खान ये कहते थे कि मैंने बड़ी मुश्किल से मईशत को संभाला हुआ है। उस वक्त हमने ये सुना कि पॉलिटिकल नैरेटिव है, सियासी बयानियां बना रहे हैं, या जो भी मतलब इसको अपने मकासद के लिए वो कह रहे हैं। मगर उसके बाद जिस तरह से एक महंगाई आई है, जो इस वक्त मईशत का हाल है, तो आई के वॉज राइट एट दैट टाइम। नहीं, वो उस वक्त भी सही थे। देखिए, जिस वक्त हम बात होती थी ना, तो मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ कि सियासी बयानियां समझती थी कि अच्छा भाई, ये जमातों का होता है, जो इक़्तिदार में आता है वो इल्जाम पिछले पे ट्रांसफर करता है कि भाई इसकी वजह से, इन्होंने जितने इशारे और बयानिए बताए थे, मैं आपको बता रही हूँ कि जिस वक्त आपके पास कागज के दानिश्वर हो, मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैं, जाहिर है पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, जिस वक्त आपका मीडिया में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हों और उन्होंने ऐसा बयानिया बनाया हुआ था जैसे 2017, ये जो 18 से पहले हुकूमत थी, वो यहाँ पर दूध और शहद की नहरें बहती थी। हम्म। वो सिर्फ कागजी इशारे और बयानिए थे, वो ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत सारी चीजों को मैंने भी करीब से देखा है, तफसील फिर बाद में बता दूंगी। नहीं, और उसके और बाद सही कहा था। आप मुझे बताइए, ये मुल्क है, तजर्बागार तो नहीं है कि आपने पकड़ के किसी वजीर आजम को तो 5 साल पूरे करने दे दें। या तो मेरा मशवरा है कि आप ये जो मुद्दत है वो 5 साल से कम करके 3 साल कर दें, जी, ताकि ये खड़ाक ही ना हो। आप 5 साल किसी को मुद्दत भी नहीं पूरा करने दे रहे। जब एक बंदा वो कर रहा था, थोड़ा सा अरसा ही था ना, 1 साल था, सब्र कर लेते, बर्दाश्त कर लेते। और अगर वो हुकूमत गिरा ही दी गई थी, तो फिर रात को 12 बजे अदालतें क्यों खुलवाई गई। नए इलेक्शन हो जाते, नई मुंतखब हुकूमत आ जाती, वो चीजें देख लेती। लेकिन ऐसे तजर्बे करते रहेंगे तो आप मुझे बताएं कि हम लोग वो क्या चूहे तो नहीं है ना कि जिसके ऊपर तजर्बे किए जाए। तब अदालतें खुली थी और जिनके हक में फैसला था वो बड़ा जश्न मना रहे थे। अब वही लोग हैं, जब अदालतें एक बंदे को रिलीफ देती हैं
केस से रिहा करती हैं, फिर अरेस्ट, फिर रिहा, फिर अरेस्ट, फिर वो अदालतों पर इल्जाम तराशी करते हैं, कहते हैं कि सास की मंशा के मुताबिक फैसले करते हैं, घरेलू खवातीन पर बात करते हैं। बस ये तो हमारा एक कौमी रवैया ही हो गया कि आपके हक में कोई चीज आ जाए तो उस वक्त तो वो कहते हैं ना कि अदालती निजाम पर भी इनको एतमाद था, सारा कुछ था, अपने हक में फैसला ना आए। सास की मंशा, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। तो क्या ऑडियो वीडियो होनी चाहिए थी उनके पास? ठीक है। या तो फिर हम लोग बाकी पार्टीज को भी बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो रख के लोगों को कैसे ब्लैकमेल किया जाता है। पता नहीं है, तो ऐसे सियासी बातें। और वो कहते हैं ना रवादारी रही और सभी इखलाकी गिरावट का शिकार हुए में। यानी कि आपको और हमें पता है कि ये एक गैर कानूनी, गैर, हमारी शरीयत में भी ये नहीं है। हम अपने आप को कहते हैं ना कि मुसलमान है, उसमें भी नहीं है कि आप किसी की खुफिया ऑडियो रिकॉर्डिंग ये वो। अल्लाह पाक जब, अब वो कह रहे हैं ना सत्तार है, सत्तारुल अयूब है, ऐबों पे पर्दा डालने वाले, तो ये धड़ल्ले से, और हम लोग भी दांत खोल के बैठे हुए होते हैं, मुंह खोल के वीडियोस का इंतजार होता है कि ये कौन सी वीडियो वीडियो, कोई भी रोकने वाला नहीं है कि ये कौन सा मकरू कारोबार शुरू किया हुआ है किसी को ब्लैकमेल करने का। मैं तो कह रही हूँ किसी दुश्मन ममालिक को ये आइडिया अगर उन्होंने अपने आप पे लागू कर लिया, फिर तो गए हम। मैम, इस वक्त जो एहतजाज है, जो जमातें 9 अगस्त से पहले हुकूमत में थी, पीडीएम की जमातें, वो हमायत कर रही हैं, वो कह रहे हैं कि हम भरपूर शिरकत करेंगे इस एहतजाज में, जबकि 9 अगस्त से पहले उन्हीं की हुकूमत पॉलिसीज बनाकर गई थी। सुनिए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जैसे वो जैनब कत्ल केस में उसका जो कातिल था वो पहली सफ में नमाज जनाजा अदा कर रहा था। ये कातिल है हम लोगों के, जो अब आ गए हैं पहली सफ में खड़े होने के, हम आपके साथ हैं। एमक्यूएम देख ले तो वो धमकी दे रही है कि अब अगर ऐसा हुआ तो मुझे ना वो फिक्रा याद आ गया। एक फिक्रा है, इब्के मार साले। तो वैसे लग रहा था जैसे वो बोल रहे ईद के मार साले, हम इक्तदार में भी होंगे, हम वजारतें भी लेंगे, हम हर हुकूमत का हिस्सा होंगे, हम मर्दमशुमारी में भी टांग अड़ाएंगे। फिर उसके बाद जब इक्तदार चला गया, फिर इनको याद आ गया कि अरे ये तो कीड़े मकोड़े जो है, इनके साथ जुल्म हो गया, और कल को हमारे ऊपर ना लाठी गिरे। अब वो अवाम का सहारा लेके अवाम की सफों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ अवाम को इन सबको मुस्तरद करना चाहिए, सबको। मैं भी हूं, मुझे भी मुस्तरद करना चाहिए। तो अवाम अब जिसको, अवाम को अपने हक के लिए खुद खड़ा होना चाहिए। अवाम इस वक्त सड़कों पर है। इमरान खान जेल में कैद है, तोशा खाना था, फिर अब साइफर। एक जगह मैं पढ़ रहा था कि इमरान खान को इसलिए कैद नहीं कि उसने कोई गैर कानूनी काम किया है या फिर कोई जुर्म किया है, बस इसलिए किया है कि वो बात नहीं मान रहा। वैसे तो देखिए कोई कानूनी मुकदमात तो है ही नहीं। हम्म। अब आपको भी पता है, पहले साइफर नहीं था, हम्म। फिर था, फिर गायब हो गया, फिर वो वजारत खारजा में पड़ा हुआ था, फिर ये ऐसे ही कागज था, उसमें कुछ भी नहीं था। अब वो मुल्की सलामती हो गई। मैं तो खुद घूम गई हूँ, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कौन सी बात को सच समझूं, कौन सी बात को गलत समझूं। तोशाखाना, तोशाखाना पूरे मुल्क को जिन्होंने लूट लिया, जिनके नैब में केसेस हैं, जो सर्टिफाइड चोर, जिसका आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं तो यहाँ अपने सिंध में रह के चारों तरफ देख रही होती हूँ। वो सब खैर है, लेकिन उसे क्या कहते हैं कि उसके ऊपर जब बनाना था कुछ और ना निकला, तो बाकी जो चीजें थी वो कहाँ गई? तो मेरे ख्याल में ऐसे सियासी केसेस हैं, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्या आप कह सकती हूँ अब खान साहब, किसकी नहीं मान रहे, क्यों नहीं मान रहे, वही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। बताने वाले बता सकते हैं। इमरान खान अब जेल में हैं, लगता है कि उनकी सियासत को नुकसान होगा। जाहिर है, आप भी सीनियर सियासतदान हैं, आप तो आजकल की सबसे मशहूर सियासतदान हैं आप। नहीं नहीं, ऐसे देखिए, अब मुझे नहीं पता, कौम जाग तो बजाहिर चुकी है, लेकिन मैंने बहुत पहले एक फलस्तीन डे पे कुछ स्पीच की थी, और मैंने उस वक्त कहा था कि कुछ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक पाकिस्तान की दफा ये व्हाट्सएप नहीं थे, वरना हम कहते कि इस मैसेज को इतना फैलाओ कि फिरंगी मुंह छुपाकर इस मुल्क से निकल जाए। अब हम तो वो बन गए हैं, हम तो वो ढूंढते हैं कि 2 नफल में 80 साल के गुनाह कैसे माफ होते हैं। अब अल्लाह करे कि आवाम डटी रहे अपने फैसले पे, अपने हक के लिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि नुकसान पहुंचेगा। जो इस वक्त जवान लोग बच्चे हुए हैं, जिनके आईडी कार्ड बने हैं, और वो कितने पाकिस्तान की आबादी का कितना हिस्सा है, वो तो उनके साथ है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई नुकसान पहुंचे। अब एक सियासतदान दूसरे सियासतदान की कह रहा है कि बड़ी सपोर्ट उसके साथ है। तो इमरान, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं
और लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होती है। नवाज शरीफ साहब ने ये ऐलान किया है कि 15 अक्टूबर को आएंगे, उनकी जमात की तरफ से ये ऐलान हुआ है। तो इलेक्शन 15 अक्टूबर सन। ये नहीं बताया गया, ये सन नहीं बताया गया, कहा गया है कि यही तो पूछना था ना, 15 अक्टूबर क्या सन क्या? लेट्स सपोज अगर मतलब जैसे आप मुझे मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछे, मैं आपको बोलूं 8 मार्च, पर आपकी दिलचस्पी सन में होगी कि भाई की 1975, 76, 77 क्या? तो 15 अक्टूबर क्या, 2023, 2024? मैं पूछना चाह रही हूँ, कोई बता ही नहीं रहा। वो आपको मजाक समझते हैं कि मैं मजाक कर रही हूँ। आपको क्या लगता है? बस उनका अपना मुल्क है। हालांकि उन लोगों ने तो कारोबार भी वहीं पर है, बच्चे भी वहीं पर ही मुश्किल वक्त में इंसान वहीं पर ही होता है। मुल्क तो ये है ना, अपनी मट्टी तो ये है। मैं तो कहती हूँ सबको आना चाहिए। वो गरीबुल वतनी बहुत बुरी चीज है, वो तो और बात है, गरीब निकाल के अमीरुल वतनी कर दे, लेकिन अपना मुल्क अपना है, होते हैं आना चाहिए। जो आए भी हालात हो उनका सामना करना चाहिए, ऐसे पीठ नहीं दिखानी चाहिए। उनके भाई की हुकूमत थी 9 अगस्त से पहले, 1.5 साल रही है, नहीं आए नवाज शरीफ साहब, वजह क्या हो सकती है? वजह क्या हो सकती है? अभी तो भाई को पता होगी कि वो छोटा भाई होके बड़े भाई का तहफ्फुज क्यों नहीं कर सके। उन्होंने कहा अदालतों का सामना करना पड़ेगा। उस वक्त कोई वीडियो नहीं मिली होगी, या बंदा मैनेज नहीं हो रहा होगा, ऐसे ही कुछ हो सकता है, वरना ऐसी कौन सी मजबूरी हो सकती है? नहीं, बाकी आप लोग ये क्यों कहते हैं कि भाई की हुकूमत थी? यानी कि भाई की हुकूमत थी तो कोई भी आंधी चल जाती, कोई भी आ जाता और आके। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है, सॉरी भूल गई मैं, इस डार साहब भी तो गए थे, गए भी पीएम के जहाज पे थे, आए भी पीएम के जहाज पर थे। हम सिंहासन पे लाके उनको बिठाया, उनकी 5 साल की तनख्वाह वापस की, माफी मांगी, कह लो जी आके मईशत में संभालो। फिर साका साहब आए, फिर साका साहब ने थरथल्ली मचा के, साका साहब वापस अपने मुल्क लौट चुके हैं। और अब डॉलर 300 से ज्यादा है, पेट्रोल भी 300 से ज्यादा है। हाँ जी, 300। और हमारे जो सहाफी हैं इतने अच्छे अच्छे से, 2 दिन के चल रहे हैं क्लिप, जिन्होंने कहा था कि सागदार से माफी मांगे और उनको वापस लेकर आए। मैं तो कहनी सागदार दी उदे मुंह दे उत्ते सागदार दा मास्क लगा के लोगों के हवाले कर दिता शायद, कि और ये थे जिन्होंने कहा था माफी मांग के वापस ले आओ। अतवार बाजार का चक्कर लगा आपका? क्या? अतवार वो तो आपके एंकर जाते थे, इतवार बाजार जाते थे, पेट्रोल पंप पे आपने घबराना नहीं है का वो लगाते थे। हमारे एमएनएस यूटिलिटी स्टोर जाते थे इतने बड़े जुस्से के साथ, तो जाके 5 चीनी के भी पैसे हमें बताते थे। और लेकिन अब वो आजकल जाते नहीं है, क्योंकि अवाम को पता चल गया है ना, अवाम पहचान चुकी है। अब पता है कि अब अगर ऐसा कोई काम करने निकलेंगे तो अवाम हम भी लित्तर पोला ना कर दे। उन सब की इंफॉर्मेशन के लिए 170 रुपए किलो चीनी है, 3,200 रुपए का 20 किलो आटा है, 305 रुपए का लीटर पेट्रोल है, डॉलर है। दाल माश 515 रुपए है, सुर्ख लोबिया 585 रुपए है, सफेद चना 518 रुपए किलो है। तो अब गरीब लोग, मैं कहती हूँ कि वो दाल आटे से, मैं भी यहाँ पर सारे चीजें किचन चलाती हूँ, घर चलाती हूँ। वो जो शाम में मेरे पास एक कॉपी आती है वो हिसाब करने की, तो आप यकीन नहीं करें कि मुझे समझ नहीं आती। तो 5,000 का नोट है वो 500 के बराबर हो गया है। और मैं सोचती हूँ कि ये बाकी जिसकी तनख्वाह 20 या 25 हजार रुपए, वो क्या करते हो कि इन्होंने मतलब अयाशी तो दूर की बात है, जो दाल रोटी खाते थे, आलू की सब्जी, इन्होंने वो भी दूर कर दी है। सब्जियां तो वो महंगी होगी। डीसीईसी सबसे ज्यादा करप्ट इंसान, कि जिनके कराची में कितने डीसीएसी होंगे, वो अपने इलाके को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप हमारे कराची में आफ्टर 15 मिनट्स बाद ग्रेजुअली जिस इलाके में जाएंगे वहां पर आपको रेट डिफरेंट मिलेगा। आप औरंगी टाउन से शुरू हो जाए या आप डिफेंस तक आ जाए, वहां पर उस जो रेट है उसमें वेरिएशन 150 से 200 तक आती है। लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। और अब हालात ऐसे होंगे कि पहले तो लोग शायद मोबाइल या पैसे लूटते थे, अब मेरे ख्याल में ये परचून की दुकानें और सब्जी की दुकानें लुटा करेंगी। अनफॉर्चुनेटली। बस आखिर में ये बता दें, कुछ अहम तब्दीलियां भी हो रही हैं, सियासी इस्तेहकाम या फिर कम से कम कुछ बेहतरी नजर आ रही है आपको? सुनिए, अगर शुरू में ही पोलियो के कतरे पिला दिए जाते सबको तो फिर इस्तेहकाम आ जाता। कौन सा इस्तेहकाम, केड़ा इस्तेहकाम? ये लोग बदल जाएंगे जो 75 सालों में तकदीर ना बदल सके मुल्क की, मुल्क को किसी जगह खड़ा ना कर सके।
कि जो हम कह रहे हैं कि खुद कफील हैं हम लोग, गंदुम मुसीबत पड़ती है अपनी तो हम दे देते हैं कि ले भैया अफगानिस्तान, तो हमारे दिल पे छुरियां भी चलाओ, आप सहूलतकारी भी करो, हम अपने बंदे भी मरवाएंगे आप लोगों के हाथों, लेकिन हम अपने इतनी, आई एम सॉरी, मुर्दा दिल और बेगैरत लोग हैं हम लोग, लेकिन हम तुझे आटा भी देंगे, हम तुम्हें चीनी भी देंगे, हम तुम्हें खाद भी देंगे, और पान छालिया में छुपाकर आपको हम डॉलर भी देंगे। और जहां अपनी जरूरत पड़ी तो बाहर से आज चीनी मंगवाई जा रही है, गंदुम मंगवाई जा रही है, बाकी चीजें मंगवाई जा रही है। समझ नहीं आती कि गर्दन ऐसे करके टीवी पर आके बयानात कैसे देते हैं। इनकी तो आंखें नीचे होनी चाहिए, ये तो पसीने में शराबूर होने चाहिए अपने अरके नदामत में। तो जब इस किस्म के बेनक्के लोग हमारे पास मौजूद हैं, तो आप कैसे इस्तेकाम आएगा? क्या इनको हिदायत मिल जाती होगी? अल्लाह माफ कर दे कहना नहीं चाहिए, ये तो वो लोग हैं जिनसे अल्लाह पाक की कुरान पाक की आयतें पर्दा फरमा चुकी हैं, जो जानते बूझते पढ़ते सुनते भी उनको समझ नहीं आती। इसहाक डार साहब का ट्विटर देख लें आप, रोज एक आयत वो ट्वीट करते हैं, ए ईमान वालों सब्र करो। एक गाली निकलती है मुंह से कि तुम लूट के वहां पर बैठे हुए, तुम्हारे बच्चों के प्लाजे, तुम लोगों का एक एक वो जो कहते हैं ना लिबास से किसी गरीब का साल साल तक का घर चल सकता है, आप हमें आयतें सुनाते हो। गरीब बंदों के लिए आपने मजहब और आपने ये खौफ रखा हुआ है, आप लोगों को ना खौफ खुदा है ना किसी चीज का खौफ नहीं है। मैं कहती हूँ कि बस क्या करूं मैं, वो कहते हैं ना कि हवा हत्थे चढ़ जाए, अल्लाह करे अवाम के, इतनी हिम्मत तो है नहीं कि बिना किसी सिक्योरिटी के किसी चौक चौराहे में खड़े हो जाए। ये हमारे मुल्क का फैसला करेंगे? आज आपके 4-5 सहाफी डुगडुगी बजा रहे हैं, सो कॉल्ड सहाफी, जिन्होंने अल्लाह माफ कर दे सहाफत का नाम बदनाम किया हुआ है, कि दोस्त ममालिक कह रहे हैं कि नवाज शरीफ चाहिए। क्यों? तुम्हारा अब्बा है वो जिसने तुम्हें कान में आके बोला कि हमें नवाज शरीफ चाहिए, और दोस्त ममालिक का क्या जाए? आज आप ईरान को देखें, उन्होंने अपने फ्रीज डॉलर्स भी उन्होंने अनफ्रीज करवा लिए। वो होती है कौमें। टर्की को देखें, वो होती है कौमें। इन लोगों की तरह थोड़ी कि यू यू करते हुए जी सर इसको भी, तो जी सर उसको भी, तो 25 करोड़ हम कहा, दफा करें हमें, बहा दे, मार दे एटम बम हमें, नहीं तो फिर थोड़ी सी इतनी सहूलत दे दे कि जो जो रहना नहीं चाहते वो हो, मतलब जो जाना चाह रहा है यहां से, तो फिर सहूलत दे दे कि भाई ये जिसका कर्फ्यू लगता था ना, ये 6 महीने है आप लोगों का वीजा हुकूमत के जिम्मे, जिसने ये मुल्क छोड़ के जाना है, मगर उस पे भी हो हमारे हुक्मरान कहते हैं तो क्या हुआ? 300 बच्चे जब एक छोटी सी डिंकी में सवार होकर जाते हैं, उन माओ के बच्चों की लाशें पानी में तैर रही होती हैं, तब ये जिनके रातों रात छक्के लगते हैं वो कहते हैं तो क्या हुआ? जिनको रात को सोते में उठाते हैं कि उठ बेटा तेरा नाम आ गया वजीर आजम के लिए, वो कह रहे हैं तो क्या हुआ? ये उन माओ के दिलों से जाके पूछे। मेरे आसपास हल्के में देखे कि जो माएं तड़प रही हैं, जिनके बच्चे 5-5 साल नहीं आए, कि उनके पास वापसी की टिकट पैसे नहीं होते, ये जुम्मा 8 दिन आए हुए दूसरों के कंधों पे सवार होकर आके इस किस्म के बयान देते हैं। इस मुल्को कौम की इनकी माओ का सीना छलनी हुआ है, बददुआएं इनका पीछा करेंगी। मैं तो कहती हूँ परवरदिगार इन सब लोगों का अंजाम पूरी आवाम को दिखाए कि इन्होंने हमारे साथ किया क्या है। एक आई एम सॉरी, थोड़ा जज्बाती हो गई, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं बता नहीं सकती आपको। आपने अब सहाफियों की बात की। अरशद शरीफ शहीद हो चुका है, इंसाफ नहीं मिला। इमरान रियाज खान 112 दिन से जायद वक्त हो चुका है, कहां पर है कुछ मालूम नहीं। जो बोलते हैं चुप करा दिए जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनके लिए किसने आवाज उठाई? वो एक बंदा सच बोल रहा था ना। जिस वक्त वो मुल्क से गए तो वहां पर आपके 100 काल जो टाटा टाटा करते, वो क्या कहते हैं उसको, सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द एक बंदा होता है, वो कहता भाग गया। अरे वो किसी माँ का बेटा तो था, वो सहाफी था या नहीं था, वो इस शहर का बाशिंदा था, जो उस वक्त हुक्मरान था, उसकी उसकी राया थी वो, उसके बारे में सवाल होगा, उसको उसकी बेदर्दी से मार दिया। इमरान रियाज, उसको बोलना पसंद नहीं था ना, उसकी छोटी बच्चियों को क्या कसूर? कोई सहाफी बात कर रहे हैं, इनसे सिर्फ ये पूछ लो कि मियाँ के नारे कैसे मारने हैं, और तुम लोगों ने वो दूसरे बाकी पार्टीज के नारे कैसे लगाने। वो खुदा का खौफ कर ले, इतना इंसान कैसे बेहिस हो सकता है? मैं ये कह रही हूँ कि मैं कहती हूँ आप ये दो नामों के हिसाब से चले, मैं नहीं जानती उनको, वो मेरे पाकिस्तान के शहरी हैं। अब कैसे कोई यहां से चला जाए? मेरी औलाद है, मेरा बेटा, मैं जीऊंगी या मरूंगी आप मुझे बताएं।
कोई इंसान मर जाता है, उसका सब्र आ जाता है कि ये बंदा गया। Yeah. ऐसे तो नहीं आता, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। इनको कुछ सोचना चाहिए, अल्लाह पाक के गजब को दावत ना दें। ये मुल्क बहुत कुर्बानियों से हासिल हुआ है। कटी हुई ट्रेनें यहां पर पहुंची हैं, यहां पर लोगों ने अपनी इज्जतें लुटवाई हैं। ये लोग तो वो कबीला है जिन्होंने आके नकली जातों से और नकली क्लेम से पाकिस्तान में आगाज किया। जी। फिर कहते हैं जमहूरियत के लंबरदार। कौन सी जमहूरियत? जमाल आप बताएं, पहली जमहूरियत अयूब खान के बाद आई थी, दूसरी जमहूरियत जालक के बाद आई थी, तीसरी एक पार्टी मुशर्रफ के बाद बनी थी, और चौथे 2018 पे इल्जाम है कि उनके सहूलतकार कौन थे। तो कौन सी जमहूरियत? आप अपना भी ध्यान रखें, अल्लाह खैर करे, बस महफूज रहें प्लीज। फैसला नाम रख लिया मैंने, मैं महफूज हूं। यहाँ पर सिर्फ फैसला महफूज होता है। आइंदा से मेरा नाम तो मुझे पुकारा करो, दोबारा प्रोग्राम करे ना तो कहना कि नाम बदल लिए तो सायरा फैसला। मोहतरमा सायरा फैसला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू। शुक्रिया। इसलिए कि मैं महफूज रहना चाहती हूँ। अल्लाह जो हाफिज। जो महफूज रहना चाहते हैं वो अपने नाम के साथ फैसला लगाए, वो महफूज होगा। चले, ये मैं देखना।